हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस किताब जो है क्लास 8 की साइंस किताब, उसमें चैप्टर 10 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसके हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जितने लोग भी नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर जितने बच्चे भी इस चैप्टर का नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आराम से पॉज कर 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 देखें, रोक रोक कर देखें और आराम से कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसमें पहला क्वेश्चन अभ्यास का है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश उत्पन्न होता है। तो जैसे ही किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके साथ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। दूसरा देख लेते हैं, वांछित धातुओं को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना डैश कहलाता है। तो जो हम लोग ऊपर से लेपन करते हैं वो कहलाता है हमारा विद्युत लेपन। जो भी अलग पदार्थ किसी धातु पर हम लोग निक्षेपित कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन डैश टर्मिनल और हाइड्रोजन डैश टर्मिनल पर मिलता है। तो जो ऑक्सीजन है वो उसमें हो जाएगा धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और हाइड्रोजन के बाद हो जाएगा आपका निगेटिव या ऋण टर्मिनल पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चौथा नंबर देख लेते हैं। उसमें बोल रहा है, विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव्य डैश डैश और डैश के विलयन होते हैं। तो विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव्य जो होता है ना वो होता है अम्ल, क्षार और लवण के ही विलयन होते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोग पढ़िएगा, पहले तो इसको समझने में थोड़ा सा बस दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले चित्र में दिए गए द्रव्य में टेस्टर परिचित क्या है, परिचित्र है ना, का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। तो बोल रहा है कि दिए गए जो द्रव्य है ना उसमें अगर टेस्टर परिचित्र का तार अगर हम लोग डालते हैं तो क्या है, उसका जो बल्ब है ना वो नहीं जलता है, लेकिन चुंबकीय सुई जो है ना इधर उधर विक्षेपित होती है। तो इसका क्या कारण है, तो इसके जो मेन कारण है ना कि द्रव्य की चालकता जो है, द्रव्य में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है। तो द्रव की चालकता और विद्युत धारा का इफेक्ट जो है इसी की वजह से ऐसा होता है। तो देख लीजिए, द्रव की चालकता की वजह से, तो द्रव में विद्युत का जो चालकता है ना वो तो होती ही है, ठीक है, लेकिन अगर यह चालकता कम हो जाती है, अगर कम होगी तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह भी बहुत कमजोर हो जाता है। और यही विद्युत धारा अगर का प्रवाह जो है, फ्लो अगर कम होगा जिस कारण क्या है, बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। तो इससे बल्ब नहीं जलता है क्योंकि बल्ब के लिए जो है ना पर्याप्त विद्युत धारा की आवश्यकता होती है और द्रव में धारा का प्रवाह जो है ना वो अपर्याप्त नहीं होता है। इस कारण यही प्रवाह के कारण, फ्लो के कारण जो है ना अगर कम हो रहा है जिस कारण बल्ब नहीं जल रहा है, यही लिखेंगे आप लोग। दूसरी तरफ देख लीजिए, चुंबकीय सुई का विक्षेपण क्यों होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। यदि द्रव में चुंबकीय पदार्थ मौजूद है या यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे विद्युत धारा अगर जो है ना प्रवाहित होने लगी
ये इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिस कारण क्या है, चुंबकीय सुई प्रभावित होती है और यह जो है ना विचलित करने लगती है या फिर विक्षेपण होने लगता है इसमें। तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये पर्याप्त मात्रा में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। जैसे ही धारा का प्रवाह शुरू होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय क्षेत्र बनने की वजह से ही ये चुंबकीय सुई में विक्षेपण स्टार्ट हो जाता है। लेकिन धारा का प्रवाह अगर पर्याप्त नहीं होता है, जिस कारण बल्ब नहीं जल पाता है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? तीसरा क्वेश्चन है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा? आपसे पूछ रहा है कि क्या जो एकदम शुद्ध जल है उसमें विद्युत का चालन होता है, और अगर नहीं होता है तो इसको कैसे हम इसको चालक बना सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। शुद्ध जल विलयन का विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका मुख्य कारण है कि शुद्ध जल में आयन की कमी होती है। अगर किसी तरीके से हम लोग इस आयन की पूर्ति कर दें तो क्या हो जाएगा, ये चालक बन सकता है। चलिए तो कैसे बनाएंगे ये पूछ रहा है। ये तो हम लोग जान गए कि शुद्ध जल जो है ना विद्युत का चालन नहीं करता है। आगे देख लेते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयन या अन्य चार्ज कणों की आवश्यकता होती है, जो कि शुद्ध जल में नहीं होता है। तो शुद्ध जल में हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध जल में इन आयन का अभाव होता है, तो यह इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं इसके लिए, देख लीजिए, आपने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग जो है ना अम्ल क्षार और लवण की बात हमने की है पिछले क्लास में। तो उसी का उपयोग करके ना हम इसमें आयंस को बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं देख लीजिए। शुद्ध जल को विद्युत का चालन करने योग्य बनाने के लिए इसमें घुलनशील पदार्थ जैसे नमक, एसिड यानी अम्ल, जैसे हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस यानी क्षार में आप जैसे यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो जब इन पदार्थों को जल में घोला जाता है तो ये जो है ना आयन की तरह आयन उत्पन्न करते हैं। जो क्या है, जब आयन उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयन की कमी होती है। तो आयन की पूर्ति कैसे करेंगे, तो हम लोग मिला देंगे एसिड बेस और जो सॉल्ट है नमक है, और एसिड में क्या लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस में ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मिला देंगे तो आयन उत्पन्न हो जाएंगे, जिस कारण क्या है ये विद्युत का चालन करने योग्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फोर्थ नंबर, आपसे एक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है कि एक लिस्ट के माध्यम से हमको बताइए कि कौन कौन सा जो है ना विद्युत लेपित वस्तु है और किस पदार्थ पर होता है और किस धातु का उस पे लेपन होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की निम्न प्रकार सूची बनाइए। तो कुछ मैंने बनाया है, इसमें से कुछ कुछ आप लिख सकते हैं। आपने डेली जो आम जिंदगी है उसमें आपने देखा होगा। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए, कांस्य के बर्तन जो रहते हैं किस पदार्थ पर है, तो ये कांस्य पर। और किस धातु का इसमें लेपन, ऊपर से जो लेपन चढ़ाया रहता है वो किसका, तो टीन का चढ़ाया रहता है। चलिए आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहला उसमें एग्जाम्पल है साइकिल की हैंड पंप। उसमें किसका पदार्थ का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, तो उसमें हम लोग उपयोग कर लेते हैं लोहा का, और फिर उसमें जो लेपन वाला है वो क्रोमियम दिया हुआ है ऑलरेडी। आगे देख लीजिए चांदी के गहने। तो चांदी के गहने में क्या कर सकते हैं, किस पदार्थ पर, तो कांस्य या तांबा पर, और फिर चांदी। चलिए आगे देख लेते हैं। लोहे की नलिका, तो लोहे से बनी होती है, इसमें किसका लेपन रहता है, तो जिंक का। कार के पहिए, तो कार के पहिए किस पदार्थ पर अगर बात आएगी तो इसमें आप लिखेंगे एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम में ऊपरी जो लेपन किया रहता है वो किस धातु का रहता है, तो वो रहता है क्रोमियम का। अब स्टील के बर्तन की बात कर लेते हैं। तो ये तो किस
पदार्थ पर में लिख सकते हैं आप स्टील, और इसमें लेपन रहता है निकल का। चलिए इसी तरीके से आप बाकी भी देख कर लिख सकते हैं। जैसे बटन हो गया, तो बटन किस चीज से बनता है, तो वो है प्लास्टिक, और मान लीजिए उस पर लेपित तो चांदी। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और ये चैप्टर का ना ये आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा। तो देख लीजिए, तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी और मुख्य लाइन की तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसके कुछ कुछ कारण हैं। मुख्य कारण है, पहला तो है विद्युत का चालन बढ़ना। पानी और नमी के कारण विद्युत प्रवाह का खतरा जो है ना वो बढ़ जाता है, जिससे लाइनमैन को झटका लग सकता है। दूसरा देख लीजिए आप, क्यों नहीं करना चाहिए उन लोगों को मरम्मत, क्योंकि सुरक्षा उपकरण की प्रभावशीलता रहती है। बारिश के कारण सुरक्षा उपकरण जैसे इंसुलेटेड दस्ताने और बूट यानी जो शूज रहता है उनका अपनी पूरी प्रभावशीलता खो सकते हैं। अगर उनमें नमी आ जाएगी ना तो वो काम नहीं करता है, इंसुलेटर की तरह काम नहीं करता है। चलिए, तो गीली तारे भी जो क्या हो जाती हैं, वो भी गीली हो जाती है बारिश के मौसम में, तो विद्युत झटका जो है ना उससे लगने का खतरा बढ़ जाता है। दृश्यता की कमी, ये आप आखिरी में दे सकते हैं। बारिश और तूफान के दौरान दृश्यता यानी दिखाई कम देता है, जिससे मरम्मत करना भी मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। ये तो खैर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तब की बात कर रही है कि दिखाई कम दे सकता है ना। तो आप इतना चीज लिख सकते हैं। मेन कारण होता है जो इंसुलेटेड जो भी उनके पास उपकरण रहते हैं उसमें भी हो सकता है कि नमी के कारण जो है ना अपनी प्रभावशीलता वो खो दिए हों, इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा हो, और क्या है उसमें भी बिजली आ सकती है जिससे खतरा हो सकता है। चलिए, तो हम लोग बहुत कम समय में पूरे चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन देख लिए। आगे की वीडियो में आपके आगे आने वाले चैप्टर का सॉल्यूशन मिलता रहेगा, अभ्यास प्रश्न का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।